प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण में जो हम टॉपिक लगातार कर रहे थे उसी में से हमारा अगला टॉपिक है वर्ण में ही व्यंजन। व्यंजन वर्णों के बारे में हमने शुरू नहीं किया था, हमने वर्ण टॉपिक कर लिया था। तो वर्ण के अंदर क्या क्या आए हैं, स्वर हमने कर लिया। आज हम व्यंजन के बारे में कर रहे हैं। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं इनके बारे में आज हम जानेंगे। इनके जो हमारे ये कवर्ग है, चवर्ग है, जितने भी क से ये हमारे वर्ण हैं, ये सारे ही व्यंजन वर्ण कहलाते हैं 11 स्वरों को छोड़ करके। तो चलिए जाने व्यंजन वर्ण के बारे में। सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये हमारे 4 प्रकार के व्यंजन होते हैं। ये अध्यंत व्यंजन है, जो इसको डालने का दूसरा तरीका भी है। ये अंत प्लस थ दो तरीके से डल जाता है। ये अंतस्थ भी बोलते हैं, इसको अंत्यस्थ भी बोल देते हैं। तो ये 4 प्रकार के हमारे व्यंजन हैं। आइए एक एक करके जान लेते हैं। ये सबसे पहले हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है कि जो हमारी जीवा है या जीभ है जो हमारी, वो किस तरीके से टच होकर के, कहाँ कहाँ से टच होकर के इन वर्णों का उच्चारण करती है, इन्हीं के आधार पर इनका नाम स्पर्श व्यंजन रखा गया है। तो ये सबसे पहले हमारा कवर्ग है। कवर्ग, जितने भी क के अंदर वर्ण है 5 के 5, ये कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए इनका नाम कंठ भी है। चवर्ग को हम तालु से बोलते हैं, इनका नाम है जो वो तालव्य। और टवर्ग और ये ढ और ढ 2 शब्द वर्ण ये हैं, इनको हम मूर्धा से बोलते हैं, तो इनका नाम मूर्धन्य भी है। तवर्ग दांत से बोले जाते हैं, तो इनको दंत्य भी कहते हैं। ये पेपर में प्रश्न आ जाते हैं, इनमें से दंत्य वर्ण कौन सा है, छांटिए। तो इनमें से एक तवर्ग में से दे देंगे, बाकी 3 कहीं और वर्ण में से दे देंगे, और आपको फिर उसमें से वो वर्ण छांटना है जो दंत्य है, मतलब जहाँ जीभ है जो दांत से टकरा करके इसका उच्चारण करती है, उसे हमें इसमें से निकालना है। पवर्ग है जो वो ओष्ठ, होठों से बोला जाता है, ओष्ठ्य इसका वर्णों का नाम है। आगे हम इनका चित्र के आधार पर देख लेते हैं। ये चित्र है और जितने हमने पढ़े हैं वो सारे इनके स्थान हैं। यहाँ पर देखिए, ये तालु है, जो जीभ का ऊपर वाला पार्ट है, इसे तालु बोला जाता है। और ये हमारा स्वर तंत्र है, ये श्वास नली है, इसमें से आवाज़ निकल करके किस तरीके से हमारे जीभ है जो किन किन चीज़ों से टकराती है, फिर हमारे जो वर्ण है उनका उच्चारण हम करते हैं। तो इस तरीके से हमें इसको समझना है। जो दांत वह है, दांतों से जब जीभ टकराएगी तो जो वर्ण होंगे वो दंत्या होंगे, और जब जीभ बोलते समय होठों से टकराएगी तो उनको ओष्ठ्य या ओष्ठ शब्द बोलते हैं। और जब हमारी जीभ है जो वो कंठ से टकरा करके बाहर आवाज़ निकलेगी या कंठ से स्पर्श होगी, तो वो हमारा कवर्ग होगा। तो इस तरीके से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। आगे देखिए, अंतस्थ व्यंजन का क्या अर्थ है। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? तो ये ऐसे व्यंजन होते हैं जो स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित, उनके उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग का पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होठ के निकट आने से होता है, किंतु जो श्वास है, हमारी सांस है, उसमें रुकावट कम होती है, इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। पेपर में बिल्कुल सीधे तौर पर पूछा जाता है, जो कंपटीशन टेस्ट होते हैं, कि इनमें से अंतस्थ व्यंजन छांटिए, या इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए, तीसरा पार्ट है जो उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन किसे कहते हैं? अब उष्म शब्द का मतलब है गर्मी। अब यहाँ पर जीभ है जो कहीं से टकराएगी, मुख के अंदर से एक गर्मी पैदा होगी, और उस गर्मी में जो हम वर्ण हमारे बाहर निकलेंगे उन्हें कहते हैं उष्म व्यंजन। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है। इसमें ऊष्मा
गर्मी सी उत्पन्न होती है, अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए इनकी संख्या 4 है। श, अब जब हमारी जीभ है ना ऊपर टकराती है तो एक जो घर्षण है जीभ का वो होता है श, स, स, ह। ये 4 वर्ण हमारे हैं जो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। आगे जानते हैं आगत व्यंजन क्या होते हैं। अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में उनके नीचे नुक्ता बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ये बिंदु है, इसको नुक्ता बोलते हैं। इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे ज़रा, ज़ोर, फ़ौरन, रफ़ आदि। ये सारे हमारे आगत व्यंजन हैं। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। राज, खुदा, ताक, फन, बाग, ज़रा, ये सारे नुक्ता हैं। अब ये देखिए इनके अंदर अगर नुक्ता ना लगाएं तो इनका जो अर्थ है वो बदल जाता है। फन, फन होता है हुनर, और फन है बिना नुक्ता लगाएंगे तो वो हो जाएगा सांप का जो फन होता है उसे फन कहते हैं। तो ये इनका अर्थ है नुक्ता बिंदी शब्द का लगाने से। तो इस छोटी सी बिंदी को हम नुक्ता कहते हैं। ये पैर में ही लगता है, वर्ण के पैर में ही लगता है। अगर ऊपर लग जाए बिंदी तो ये अनुस्वार बन जाती है। आगे देखते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। ये 2 व्यंजन वर्णों के संयोग से बनते हैं। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, मतलब ये बिना किसी संयोग से बनते ही नहीं है। कुछ न कुछ 2 वर्णों का संयोग इसके अंदर होगा। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। संख्या इनकी याद रखनी है, 4 हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये दोनों चारों के 4 व्यंजन हैं जो 2-2 व्यंजनों के मेल से बने हुए हैं। तो इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। क्ष से देखिए क और श, इन दोनों से मिलकर बना है तो अक्षर। त और र, त्र, नक्षत्र। ज्ञ, ज और ञ से बना है ज्ञान। श्र, श, र, इसे बना है श्र से श्रवण। ये ज्ञ है जो इसका सीधा कई बार प्रश्न पूछा गया है। ऐसे ही 2-2, 3-3 शब्दों को, वर्णों को जोड़कर दे देते हैं और उनमें से पूछते हैं कि ज्ञ किस वर्ण से मेल से बना हुआ है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण निम्न आधार पर भी किया जाता है। कुछ और टाइप हैं इनका वर्गीकरण करने के। स्वर तंत्री कंपन के आधार पर, मतलब जो हमारे तंत्र है, बोलने का जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं कंपन पैदा होती है, उनके आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें अघोष और सघोष है। जब हमारे बोलने की आवाज़ में कंपन पैदा होती है, नहीं होती है, उस आधार पर इनको हमने वर्णन किया है। अघोष और सघोष। अघोष वर्ण वो होते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, मतलब हल्की सी जो कंपन है वो नहीं होती है, इन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। मतलब बिना कंपन के इनको बोला जाता है। और ये उदाहरण क, ख, च, छ, जितने भी वर्ग जो व्यंजन हमारे, उनका पहला दूसरा वर्ण है जो वो अघोष कहलाता है। और श, श और स, ये तीनों भी अघोष ही कहलाते हैं। आगे है सघोष। सघोष मतलब कंपन के साथ। इन ध्वनियों में या इन वर्णों का उच्चारण है जो कंपन के साथ पैदा होता है या कंपन के साथ करते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन है जो वो सघोष है। ठीक है। इसके अलावा य, र, ल, व, ह, ये भी सघोष व्यंजन है। इनमें भी हमारी स्वर तंत्रियां हैं, जो बोलने वाली तंत्र है जो हमारा अंदर से, तो उनके अंदर कंपन सी पैदा होती है, तो ये हमारे सघोष हैं। आगे है प्राण। श्वास की मात्रा के आधार पर, कि हम श्वास थोड़ा लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं किसी वर्ण को बोलने के लिए, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। अल्प प्राण। अल्प मतलब थोड़ा, प्राण मतलब श्वास, वायु, मतलब इसके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है।
तो यहाँ पर देखिए अलप प्राण की क्या परिभाषा है, मतलब इनको बोलने में वायु है जो श्वास है उसकी मात्रा बहुत कम लगती है, आराम से हम इसको बोल देते हैं। जैसे क, घ, च, ज आराम से बोल सकते हैं, श्वास की मात्रा बिल्कुल कम लगती है, इसलिए इनको अलप प्राण कहते हैं। और महाप्राण, महाप्राण में मतलब महा ज़्यादा, प्राण श्वास, मतलब इसको इन वर्णों को बोलने में हमारी जो फेफड़ों से हवा निकलती है उसकी मात्रा अधिक होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन और श, श, स, ह ये महाप्राण व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है जो चारों वो भी महाप्राण है, और अथांस्त व्यंजन है जो वो अलप प्राण है। इसको ध्यान में रखना है, इनमें से सीधे सीधे क्वेश्चन बनकर आते हैं। अलप प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा, अथांस्त व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो ये हमारी बिल्कुल बेस है, आधार है हमारी हिंदी की व्याकरण का। तो ये हमारी अच्छी तरीके से हमें इसको पहचानना है। तो ये हमारे हो गए स्वर तंत्री या व्यंजनों का वर्गीकरण। तो इसमें श्वासों के बारे में बता दिया, कम श्वास चाहिए, ज़्यादा श्वास चाहिए, कितनी हवा इनमें से बोलने में निकलती है, कितनी कम, कितनी ज़्यादा, इन सब के बारे में हमने जान लिया। आगे हम जानते हैं वर्ण विच्छेद क्या होता है। वर्णों को हम विच्छेद करते हैं, क्या होता है, डिसेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। डिसेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स मतलब वर्णों को कैसे हम अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों, स्वर या व्यंजन को अलग अलग करके दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी भी शब्द में, क्योंकि कोई भी शब्द होता है वो स्वर और व्यंजनों से मिलकर ही बनता है, जब हम उसमें से स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते हैं तो उसे ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। याद रहे, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। उदाहरण के लिए हिमालय, हिमालय शब्द है हमारे पास, हमने इसके सभी वर्णों को अलग अलग कर दिया। ह प्लस ई प्लस म प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस य प्लस अ। अब ध्यान रख के दीजिए, ल के नीचे भी हलंत है, तो इसका मतलब इसके अंदर अ है। हमें लिखना है अलग से, अगर हम पूरा ल लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि हर एक व्यंजन के अंदर एक स्वर है। तो इसको हमने इस तरीके से दिखाना है। कुछ और उदाहरण जान लेते हैं। अनजान, आधार, उपयुक्त, उद्यम, इतिहास, ये कई बार पेपरों में आते हैं कि इनका वर्ण विच्छेद कीजिए। तो थोड़े से एग्जाम्पल है ये, इनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। और हलंत का और अ का अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि हलंत लगा रहे हैं तो उसके आगे अ लगाना जरूरी है। आगे देखिए, द्वित्व व्यंजन, डबल कॉन्सोनेंट्स। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पेपर में पूछ लिया जाता है और इसका हमें पता भी होना चाहिए। जब कोई व्यंजन अपने समरूप व्यंजन से मिलता है तो ऐसे रूप को व्यंजन द्वित्व रूप कहते हैं। डबल हो जाना मतलब समरूप अपने ही जैसे व्यंजन से, ठीक है, अपने ही रूप वाले व्यंजन से मिलता है तो वहाँ पर पहला व्यंजन है जो वो आधा बन जाता है, वो स्वर रहित बन जाता है, और दूसरा व्यंजन है जो वो स्वर सहित होता है। इसकी ये पहचान है, ऐसे इसको बनते हैं। हम बच्चों को कई बार लिखवाते हैं ना, ऐसे व्यंजन, ऐसे शब्द लिखो जिनमें द्वित्व हो, मतलब डबल कॉन्सोनेंट हो। तो ये हमारे कुछ उदाहरण है। सच्चा, कच्चा, बच्चा, पक्का, चक्का, सिक्का, कुत्ता, पत्ता, छत्ता, गद्दा, रद्दी, चद्दर, भुट्टा, पट्टा, अन्न, भिन्न, पन्ना, ये सारे ही इसके उदाहरण हैं। तो यहाँ तक हमने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी जो व्याकरण का आधार है। छोटे बच्चों को भी इनका ज्ञान होना चाहिए, तभी हिंदी की जो व्याकरण है वो उनकी स्ट्रॉन्ग बन पाएगी। तो आशा करती हूँ बच्चे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगली वीडियो का इंतज़ार करें, क्योंकि हिंदी की जितनी भी व्याकरण है, चाहे वो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हो, चाहे किसी कक्षा के लिए हो, आप यहाँ पर A to Z पढ़ पाएंगे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।